अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये है आपका फेवरेट चैनल योर फ्री एकेडमिया। उन बच्चों का चैनल जो केमिस्ट्री समझकर पढ़ना चाहते हैं। रट्टे वालों के लिए है कोई और चैनल। सब बोलें 10 टाइम माय पैशन माय केमिस्ट्री। नाउ स्टडी टाइम स्टार्ट्स। ओके बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है ब्रोंस्टेन-लोरी कॉन्सेप्ट। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम अपने प्रीवियस टॉपिक को थोड़ा सा रिवाइज करते हैं, जो कि था आर्हीनियस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस। आर्हीनियस के मुताबिक एसिड हमारे पास एक ऐसी स्पीशी थी जो कि एक्वस सॉल्यूशन के अंदर H+ देती थी, और बेस ऐसी स्पीशी थी जो कि एक्वस सॉल्यूशन के अंदर हाइड्रोक्साइड आयंस देती थी। आर्हीनियस का कॉन्सेप्ट कुछ मॉलिक्यूल्स, कुछ एलिमेंट्स के लिए तो बेनिफिशियल था। हमें कुछ कंपाउंड्स को तो पता चल गया था कि कुछ एसिड हैं, कुछ बेसिस हैं, लेकिन कुछ ऐसे कंपाउंड्स भी थे जस्ट लाइक CO2 एंड NH3। हमें इनके बारे में पता नहीं चला था अकॉर्डिंग टू द आर्हीनियस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस कि इनमें से एसिड कौन है और बेस कौन है। इसके लिए फिर साइंटिस्ट ने कहा कि एक ऐसी न्यू थ्योरी भी होनी चाहिए, कोई न्यू कॉन्सेप्ट भी होना चाहिए जिसके थ्रू हमें पता चल सके कि ऐसे भी कौन से कंपाउंड्स होते हैं अगर उनके अंदर H+ और OH नेगेटिव ना हो तो फिर भी एसिड और बेस की तरह एक्ट कर सकते हैं। इसके लिए फिर आए दो साइंटिस्ट, ब्रोंस्टेड एंड लोरी। ब्रोंस्टेड और लोरी बच्चों दो अलग अलग साइंटिस्ट थे, ठीक है। इन लोगों ने 1923 में मिलकर इन द सेम ईयर कॉन्सेप्ट दिया किस बारे में, एसिड और बेस के बारे में, जिनका कॉन्सेप्ट जो था वो मिलता जुलता था। ब्रोंस्टेड जो था वो एक डेनिश केमिस्ट था, जबकि लोरी जो था वो एक इंग्लिश केमिस्ट था। अब इनका कॉन्सेप्ट क्या था एसिड और बेस का, एसिड एंड बेस। बच्चों इनके मुताबिक एसिड एक ऐसी स्पीशी थी या एक ऐसा सब्सटेंस था जो करता था, जो कि डोनेट करता था प्रोटॉन को। प्रोटॉन्स मीन H+। और बेस हमारे पास एक ऐसी स्पीशी थी, ये ऐसा सब्सटेंस था जो कि एक्सेप्ट करता था H+ को। मीन्स कि एसिड हमारे पास वो भी कोई सब्सटेंस हो सकता है जो कि डोनेट कर रहा है H+ को, और बेस कोई भी ऐसा सब्सटेंस हो सकता है जो कि एक्सेप्ट करता है H+ को, ठीक है, प्रोटॉन को। अगर तो कोई भी सब्सटेंस जो होता है वो H+ दे रहा है अपने सोल्यूशन के अंदर, आइदर इन एक्वस सॉल्यूशन और नॉन एक्वस सॉल्यूशन, तो वो क्या होता है, वो एसिड होता है। और अगर कोई सब्सटेंस जो होता है वो एक्सेप्ट करता है किस चीज़ को, H+ को, मीन के प्रोटॉन को, आइदर इन एक्वस सॉल्यूशन और इन नॉन एक्वस सॉल्यूशन, तो वो क्या होता है, वो बेस होता है। अब इसके हम एग्जाम्पल के थ्रू इसको डिटेल से समझते हैं। HCl + NH3 ये आपस में रिएक्ट करते हैं इन रिवर्सिबल रिएक्शन, ठीक है। ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। रिवर्सिबल रिएक्शन क्या होता है कि जिसपे रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स के अंदर और प्रोडक्ट्स रिएक्टेंट के अंदर कन्वर्ट हो सकते हैं, और ये बनाते हैं NH4+ + Cl-। अब इसके अंदर बच्चों देखो, यहाँ पर गौर करो कि जो HCl है वो कर रहा है, वो अपना जो H+ है वो डोनेट कर रहा है किसको, NH3। अब देखो चेंज इन NH3 आ रहा है। NH3 पहले इसके पास 3 थे हाइड्रोजन, उसके बाद इसने एक एक्सेप्ट किया है, तो ये हमारे पास NH4+ बन गया। अब जब HCl में से H जो है वो रिमूव हो चुका है, रिमूव्ड। अब ये जो H रिमूव हुआ है ये NH3 के पास गया, और जो क्लोरीन है वो हमारे पास सेपरेटली आ गया। तो इसके अंदर हमारे पास जो HCl है वो क्या, किस तरह एक्ट कर रहा है, वो एक्ट कर रहा है एज अ एसिड, क्योंकि उसने अपना एक जो H+ है वो दे दिया है NH3 को, और NH3 ने क्या किया है, एक्सेप्ट कर लिया है H+ को, तो ये हमारे पास एक्ट कर रहा है एज अ बेस। अब बच्चों यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस आता है इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट्स। अब जो हमारे पास बच्चों प्रोडक्ट्स बनते हैं ना, उसके अंदर थोड़ा सा चेंज आएगा। आप समझो इस चीज़ को, वो ये कि सपोज हमारे पास HCl और वाटर ये आपस में रिएक्ट करते हैं और क्या बनाते हैं, इन अ रिवर्सिबल रिएक्शन, हाइड्रोनियम आयन + Cl-। सेम इस केस में भी क्या होता है कि जो HCl है वो अपना H+ देता है वाटर को, और वाटर बनाता है हाइड्रोनियम आयन, ठीक है। चेंज इन नंबर आ रहा है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन देखो, पहले 2 थे उसके बाद 3 हो गए। हमें इसका पता चलता है कि कितने नंबर ऑफ एडिशन हुई है, और Cl जो है वो अकेला रह गया। अब ये हमारे पास क्या था, ये था एसिड, और ये H2 क्या था, बेस, क्योंकि इसने एक्सेप्ट किया है हाइड्रोजन को, मीन्स प्रोटॉन को इसने एक्सेप्ट किया। अब बच्चों यहाँ पर आता है प्रोडक्ट्स के डिफरेंस, मीन्स कि यहाँ पर प्रोडक्ट्स के नेम जो थोड़ा चेंज हो जाते हैं। कोई भी ऐसी स्पीशी, कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो कि बनता है किस तरह, बाय एक्सेप्टिंग अ प्रोटॉन, बाय एक्सेप्टिंग अ प्रोटॉन, उसको बच्चों कहते हैं कंजुगेट एसिड। मैं दोबारा आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा नीट भी लिख देती हूँ। कोई भी ऐसा सब्सटेंस या स्पीशी जो कि एक्सेप्ट करता है किसको, प्रोटॉन्स को, उसको कहा जाता है कंजुगेट एसिड।
और कोई ऐसे सब्सटेंस या स्पीशी जो कि बनती है बाय डोनेटिंग अ प्रोटोन, डोनेटिंग अ प्रोटोन, तो उसको कहा जाता है कंजुगेट बेस। रिएक्शन दोबारा देख लेते हैं ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। किस चीज का रिएक्शन था? HCl प्लस H2O आपस में रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाते हैं? हाइड्रोनियम आयन प्लस क्लोराइड आयन। अब HCl जो होता है बच्चों क्या करता है, वो अपना H प्रोटोन दे रहा है किसको? H2O को। जब उसने अपना H प्रोटोन दे दिया है H2O को, तो वाटर ने क्या किया? एक्सेप्ट किया। तो वाटर ने जब H पॉजिटिव जो है वो एक्सेप्ट किया है, तो वो हमारे पास क्या बन गया? कंजुगेट एसिड। अभी हमने पढ़ा कि कोई भी स्पीशी जो कि बनती है किस तरह? H पॉजिटिव को एक्सेप्ट करके, अपने अंदर लेकर, अपने जम करके बनती है, तो उसको कहा जाता है कंजुगेट एसिड। आपको इसको Ca भी लिख सकते हो। और ऐसी स्पीशी जो कि बनती है बाय डोनेटिंग प्रोटोन। अब देखो, अब HCl में क्या हुआ है? H जो यहाँ से बाहर निकल गया, एलिमिनेट हो गया। अब यहाँ पर सिर्फ क्लोरीन अकेला रह गया। अब जो क्लोरीन है वो हमारे पास क्या है? ये हमारे पास है कंजुगेट बेस। ये एक न्यू कॉन्सेप्ट था जो कि लोरी और ब्रोंस्टेड ने दिया था। अब बच्चों यहाँ पर एक और बात जो मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया है वो ये कि आपको बताया कि ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, ठीक है। पहले रिएक्शन के अंदर जिसके अंदर हम मूव करें फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड टू द राइट हैंड साइड, उसके अंदर देखो कि HCl जो होता है वो एक्ट करता है एज अ एसिड, ठीक है, अपना देता है प्रोटॉन H2O को, और वो एक्ट करता है एज अ बेस और बनाता है कंजुगेट एसिड और कंजुगेट बेस। अगर बच्चों हम मूव करें राइट हैंड साइड टू द लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, किस तरह मूव करें? यहाँ से उस तरफ जाएं, तो यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर बच्चों क्लोरीन जो होता है वो एक्ट करता है एज अ बेस। क्योंकि क्लोरीन है यहाँ पर एक्ट करना है एज अ बेस, इसके पास डेफिशिएंसी है, इसने यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो है, प्रोटॉन जो है उसको एक्सट्रैक्ट कर लेना है। जब इसने इसको एक्सट्रैक्ट कर लेना है तो यहाँ पर जो क्लोरीन है फिर वो रिवर्सिबल रिएक्शन के अंदर, ठीक है, उल्टी साइड की तरफ जब हम मूव करेंगे तो ये बेस की तरह एक्ट करेगा और ये हमारे पास किस तरह एक्ट करेगा? ये एक्ट करेगा एज अ एसिड। अब बच्चों इन्होंने एक और नया कॉन्सेप्ट भी दिया, वो दिया एम्फोटेरिक सब्सटेंसेस का। एम्फोटेरिक, अब एम्फोटेरिक सब्सटेंसेस या मॉलिक्यूल्स कौन से मॉलिक्यूल्स होते हैं? बच्चों ऐसे सब्सटेंसेस जो कि एक्ट करते हैं एज अ एसिड और एज अ बेस, उनको कहा जाता है एम्फोटेरिक सब्सटेंसेस। मींस कि ऐसा नहीं हो सकता कि सारे के सारे जो कंपाउंड सब्सटेंसेस हैं वो एसिड ही हों और सारे बेस ही हों। कुछ ऐसे सब्सटेंसेस भी होते हैं जो कि ड्यूअल नेचर के होते हैं, ठीक है, वो एज अ बेस भी एक्ट करते हैं डिफरेंट कंडीशंस के अंदर और एज अ एसिड भी रिएक्ट करते हैं डिफरेंट कंडीशंस के अंदर। आपकी बुक पे जो उन्होंने मेंशन किया वो किया है H2O को। H2O जब रिएक्ट करता है NH3 के साथ, अमोनिया के साथ, तो क्या करता है? H2O अपना एक H पॉजिटिव देता है किसको? NH3 को, तो ये बनता है NH4 पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। अब यहाँ पर क्या हुआ बच्चों? अब H2O ने अपना प्रोटॉन दिया है NH3 को, ये बन गया हमारे पास NH4 पॉजिटिव और यहाँ पर बाकी रह गया OH नेगेटिव। अब देखो यहाँ पर ये जो H2 है इसने एक्ट किया है एज अ एसिड क्योंकि इसने अपना H पॉजिटिव दिया है, और NH3 ने एक्ट किया है एज अ बेस। अब उसके बाद दूसरी साइड पर देखो, सॉरी ये भी एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, दूसरी साइड पर देखो क्या है, यहाँ पर NH4 पॉजिटिव बना है, यहाँ पर OH नेगेटिव बना है। तो आपको पता है कि जब भी हमारे पास कोई भी स्पीशी बनेगी बाय एक्सेप्टिंग अ प्रोटॉन तो हम उसको कहेंगे कंजुगेट एसिड, और जो कि बनेगी बाय डोनेटिंग अ प्रोटॉन तो हम उसको कहेंगे कंजुगेट बेस। अब इसके अंदर जो H2O है वो एक्ट कर रहा है एज अ एसिड। लेकिन अगर हम पिछले रिएक्शन के अंदर जाएं जहां पर हमने देखा था कि H2O जो होता है वो जब रिएक्ट करता है HCl के साथ, तो वहां पर तो ये बेस की तरह रिएक्ट करता है। कैसे? कि HCl जो होता है वो अपना H पॉजिटिव दे देता है H2O को, तो ये बनाता है हाइड्रोनियम आयंस प्लस क्लोराइड आयन, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो वाटर होता है वो एम्फोटेरिक इन नेचर होता है। एम्फोटेरिक बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, इसको ध्यान से करना है। इसकी दोनों एग्जांपल लिख के आनी है। अगर पेपर में उन्होंने आपसे पूछना है कि व्हाट आर एम्फोटेरिक सब्सटेंसेस या व्हाट आर एम्फोटेरिक मॉलिक्यूल्स, तो आप लोगों ने लिखना है कि वाटर इज एन एम्फोटेरिक मॉलिक्यूल, एग्जांपल लिखनी है और दोनों उसके रिएक्शन लिख के आने हैं विद एसिड, मतलब कि जब वो एसिड की तरह एक्ट कर रहा होगा, जब वो बेस की तरह भी एक्ट कर रहा होगा। अब बच्चों यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट वो आता है। देखो हर जो भी कॉन्सेप्ट आता है वो पिछले की क्या करता है, खामियों को दूर भी करता है और उसके अंदर भी नई खामियां जो होती हैं वो आती हैं, मीन्स कि उसके अंदर लिमिटेशंस आती हैं। अब जो ब्रोंस्टेड और लोरी का कॉन्सेप्ट था उसने क्या बताया था कि जो लिमिटेशंस थी आर्हीनियस की, जैसे CO2 और NH3, ये आर्हीनियस के मुताबिक ना तो एसिड में आ रहे थे और ना ही बेस में आ रहे थे। लेकिन ब्रोंस्टेड ने ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया कि CO2 जो होते हैं वो एक्ट करता है एज अ एसिड, जबकि NH3 जो होती है वो एक्ट करती है एज अ बेस। अब इसने इसकी लिमिटेशन को तो दूर कर दिया, लेकिन ब्रोंस्टेड की भी कुछ लिमिटेशंस आई। वो किस तरह आई कि कुछ ऐसे सब्सटेंसेस भी थे कि जो एक्ट कर रहे थे एज अ एसिड, लेकिन उनके पास एबिलिटी ही नहीं थी कि वो डोनेट कर सकें प्रोटॉन को। जैसे अब ये देखो यहाँ पर CO2, अब CO2 जो है बच्चों
देखो हमने देखा था आर्हीनियस के मुताबिक कि एसिड वो होता है जो कि H पॉजिटिव देता है। अब CO2 जो है ना इसके पास H है ना ही OH है, तो ब्रोंस्टेड के मुताबिक तो जब इसका रिएक्शन हमने वाटर के साथ करवाया तो हमारे पास कार्बोनिक एसिड बन गया, तो हमें पता चल गया कि हमारे पास एक्ट करता है एज ए एसिड। लेकिन एक ऐसा सब्सटेंस भी है, जैसे हमारे पास आता है SO3। अब SO3 बच्चों ऐसा एक सब्सटेंस है जिसके पास कोई भी प्रोटॉन नहीं है कि जो डोनेट कर सके, लेकिन ये एक्ट करता है एज एन एसिड। क्यों एसिड के साथ एक्ट करता है? क्योंकि जब हम इसका रिएक्शन करवाते हैं वाटर के साथ, मैं आपको करवा के दिखाती हूँ यहाँ पर, H2O प्लस SO3 गोज टू H2SO4, तो ये हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड बना देता है। लेकिन बच्चों SO3 के पास एबिलिटी होती है कि ये हमारे पास एक्सेप्ट कर सकता है किस चीज़ को, प्रोटॉन को, क्योंकि बच्चों SO3 के पास एम्प्टी इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल्स होते हैं। ठीक है, इसके पास खाली जगह होती है कि ये कोई भी इलेक्ट्रॉन जो होता है वो हमारे पास अपने अंदर ले सकता है। इस कॉन्सेप्ट को हम कल डिस्कस करेंगे, क्योंकि हमारे पास एक न्यू थ्योरी भी आती है जिसके अंदर ही इस तरह के कंपाउंड्स जो हैं, जो कि ब्रोंस्टेड और लोरे नहीं बता पाए थे, उन्होंने बताया था। सेम इस तरह जो कैल्शियम ऑक्साइड है CaO, ठीक है, इसके पास एबिलिटी नहीं है कि ये हमारे पास क्या करे, एक्सेप्ट कर सके किस चीज़ को, प्रोटॉन को। एक्सेप्टेंस प्रोटॉन की क्या चीज़ है, बेसिसिटी है। लेकिन CaO फिर भी हमारे पास क्या करता है, एक बेस की तरह एक्ट करता है। अब बच्चों अगर हम सम अप करें अपने डिस्कशन को, साथ देखें कि आर्हीनियस और ब्रोंस्टेड ने कहाँ तक डिस्कवरीज की, तो बच्चों देखो आर्हीनियस के मुताबिक एसिड वो था जो कि H पॉजिटिव देता था, और ब्रोंस्टेड के मुताबिक, ब्रोंस्टेड Bl लिख रही हूँ, इसके मुताबिक भी H पॉजिटिव देता था। तो इसका मतलब क्या हुआ कि तमाम आर्हीनियस एसिड जो हैं वो ब्रोंस्टेड लोरी कॉन्सेप्ट के मुताबिक भी एसिड है। लेकिन बच्चों आर्हीनियस के मुताबिक बेस क्या होता है, जो कि हाइड्रोक्साइडाइन देता है, जबकि ब्रोंस्टेड लोरी के मुताबिक बेस क्या होता है, जो कि H पॉजिटिव को एक्सेप्ट करता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि तमाम जो आर्हीनियस एसिड हैं वो ब्रोंस्टेड लोरी एसिड भी हैं, लेकिन तमाम जो आर्हीनियस बेसिस हैं वो ब्रोंस्टेड लोरी बेसिस नहीं हैं। ठीक है, आपकी बुक के ऊपर एग्जाम्पल्स गिवन है, आप लोग उन एग्जाम्पल्स को लास्ट में स्टडी करो। ठीक है, आपको रिएक्शन जो है पेपर में आ सकते हैं, पूछ सकते हैं कि इसमें बताएं कि इसमें कंजुगेट एसिड कौन सा है और कंजुगेट बेस कौन सा है। इवन दो हायर क्लासेस तक जाते तक बच्चों को समझ नहीं आ रही होती कि इसके अंदर कंजुगेट एसिड कौन सा है और कंजुगेट बेस कौन सा है। मैंने आपको बहुत ईजी कॉन्सेप्ट के थ्रू बताया है कि कंजुगेट एसिड क्या होता है, कंजुगेट बेस क्या होता है। आप लोग चाहो जो मैंने आप लोगों को सब चीज़ें बताई हैं, आप लोग इसके नोट्स भी बना सकते हो। ठीक है, बहुत ईजी वे मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया है। नोट्स बनाना चाहो तो मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, आप लोग कमेंट में मेंशन कर सकते हो, मैं आप लोगों को इससे भी अच्छा मटेरियल प्रोवाइड करूँगी। लेकिन आप लोग हर चीज़ को ईजी वे में करने की कोशिश करो ताकि आप लोग जल्दी चीज़ों को अंडरस्टैंड कर सको। पहली चीज़ जो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है वो ये है कि आप लोगों के कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो। ठीक है, और कॉन्सेप्ट किस तक क्लियर होंगे, तब आप लोग अपने हैंड से हर एक चीज़ लिखोगे। बुक के ऊपर सब कुछ लिखा हुआ है, ठीक है, आप बुक से रटा लगा सकते हो, लेकिन जब आप लोगों ने मेरा लेक्चर लिया होगा, उसके नोट्स बनाए होंगे, देखा होगा कि मैम ने ये चीज़ें हमें करवाई हैं, इसे हमने रिएक्शन लिखना है, ये हमारे पास ये बन रहा है, तो ट्रस्ट मी आप लोग बुक से एक दफ़ा पढ़ोगे तो आप लोगों को याद हो जाएगा। आई होप सो कि वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि मैं आपको ईजीएस्ट वे में आप लोगों को समझाऊं कि किस तरह हमारे पास ब्रोंस्टेड लोरी कॉन्सेप्ट जो है वो उसकी थ्योरी आई थी और साइंटिस्ट ने किस तरह ब्रोंस्टेड लोरी कॉन्सेप्ट दिया था। आज के इतना ही, कल मिलते हैं एक नई अच्छी एक्साइटिंग, तब तक के लिए फी अमानिल्लाह।